भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के पिछले एपिसोड में हम लोग चर्चा कर रहे थे उसकी भूमिका की, जिसका शीर्षक था भगत सिंह एक परिपक्व राजनीतिक चिंतक, जिसमें हमने अब तक जाना कि फांसी के बाद किन किन लोगों ने उस पर बोला और दुनिया भर के कौन कौन से अखबारों में, प्रमुख अखबारों में उनकी फांसी को लेकर आलोचना की गई ब्रिटिश हुकूमत की। और उसके आगे हमने जाना कि उनका जो चिंतन था वो किस अवस्था से शुरू हुआ है। महज 16-17 साल की अवस्था से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और उसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। एक पैराग्राफ पीछे से ले रही हूं ताकि कॉन्टिन्यूटी ब्रेक ना हो। चांद के फांसी अंक के संक्षिप्त जीवन परिचय, जिसमें करतार सिंह सराभा, बब्बर अकाली, डॉक्टर मथुरा सिंह, भाई राम सिंह आदि के परिचय शामिल हैं, को इस संकलन में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे भगत सिंह के राजनीतिक चिंतन के विकास को ज्यादा स्पष्ट नहीं करते। उनके राजनीतिक झुकाव या क्रांतिकारी परंपरा के प्रति उनके लगाव को आवश्यक दर्शाते हैं। इस संकलन के पहले खंड में राष्ट्रीय चिंतन के अंतर्गत उनके कुछ बहुचर्चित व प्रशंसित लेख शामिल हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि जितने भी लेख आएंगे उनको समसामयिक संदर्भों से जोड़कर देखने की भी जरूरत है, यदि आप वे लेख समझना चाहते हैं कि आजादी से पहले के काल में और आजादी के बाद के काल में कितना बदलाव आया और कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें तारतम्य बनता हुआ दिखाई देता है, जिनमें साम्यता है। कहने का ये मतलब है, इसके साथ में आपको कई सारे रेफरेंसेस भी दूंगी जिन्हें आपने भी जाकर क्रॉस चेक करना है। गूगल पर आजकल हर चीज इजीली अवेलेबल है, उसके ऊपर जाकर, क्योंकि किसी भी पुस्तक को पढ़ने का हर लेखक का, हर पाठक का अपना नजरिया होता है। उसी के तहत वे इतिहास की विवेचना करता है। हो सकता है आप लोगों का ये नजरिया मेरे से भिन्न हो, तो इस बाबत जो है वो डिस्कशन की बेहद जरूरत है, जो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। और ये भी बता दूं कि ये पुस्तक जो है वो 5 खंडों में विभक्त है। लास्ट में परिशिष्ट है, जिसमें कुछ दुर्लभ दस्तावेज हैं, तो उन्हीं का यहां पर अब ब्यौरा दिया जा रहा है कि कौन से खंड में क्या चीज है। यह लेख है सांप्रदायिकता की विकराल समस्या को संबोधित उनके लेख धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम और सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों में इन विषयों पर इतनी स्पष्टता और इतने संक्षेप में शायद ही किसी और ने लिखा हो। इसलिए आज भी जब कभी सांप्रदायिक ताकतें समाज में अशांति पैदा करती हैं, तो भगत सिंह के ये लेख उनका दुष्प्रभाव दूर करने में सबसे कारगर भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि समसामयिक संदर्भों से जोड़कर इन लेखों को देखा जाना चाहिए। भगत सिंह ने अपने परिवार के नजदीकी लाला लाजपत राय से घनिष्ठता के बावजूद उनके विचारों में कभी कभार झलक आती हिंदू सांप्रदायिकता को भी खुलकर आड़े हाथों लिया है। न केवल लाला लाजपत राय जी को ही, बल्कि उन्होंने गांधी और कांग्रेस को भी बहुत सारे लेखों में आड़े हाथों लिया है, जो जब हम पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा हम साथ साथ करते चलेंगे। इसी प्रकार दलित समस्या को केंद्र में रखकर रचा गया उनका अछूत समस्या लेख भी आज बहुपठित है और दलित वर्ग डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ भगत सिंह को भी अपना प्रिय मानता है, जिन्होंने दलित वर्ग को शेर कहकर उठने के लिए इस लेख में संबोधित किया है। फांसी चढ़ने के दिन जेल के दलित कर्मचारी से विशेष रूप से रोटी बनवाकर खाने और उस विद इन ब्रैकेट्स बोधा को बेबे कहकर संबोधित करने से बोधा और कैदी गार्ड चतर सिंह को तो रुलाया ही, लेकिन भगत सिंह को आज दलित वर्ग का अपना नायक भी बनाया है। लेकिन अपने विचारों पर दृढ़ रहते हुए फांसी चढ़ते वक्त वाहे गुरु को याद कर लेने की चतर सिंह की प्रार्थना को भी भगत सिंह ने प्यार और सम्मान के साथ ठुकरा दिया था। तो मैं नास्तिक क्यों हूं वाले में हम इसको पूरा पढ़ेंगे। राष्ट्रीय चिंतन के साथ अंतरराष्ट्रीय चिंतन खंड में कीर्ति में ही छपे भगत सिंह के रुख के अराजकतावादी दर्शन और निहलिस्ट अर्थात नाशवादी आंदोलन को समझने और समझाने वाले लेख शामिल हैं, जिनमें आगे चलकर रूस में मार्क्सवाद लेनिन का विकास हुआ था और भगत सिंह भारत में इसी
भारत में इसी रास्ते पर चल रहे थे। संकलन के तीसरे खंड में क्रांतिकारी दल द्वारा दो बड़े राजनीतिक एक्शन यानी सॉन्डर्स की हत्या और केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय जो पर्चे बांटे गए उन्हें प्रस्तुत किया गया है, जो दल के मस्तिष्क यानी भगत सिंह ही लिख सकते थे, भले ही उन पर्चों पर नाम सेनापति बलराज यानी चंद्रशेखर आजाद का रहा हो। तो चंद्रशेखर आजाद जी का पूरा जो एक्चुअल नाम था वो बलराज था। संकलन का चौथा खंड भगत सिंह के राजनीतिक चिंतन और कर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण खंड है, जिसमें उनके कर्म और लेखन की एकता के साथ साथ उनके निरंतर विकसित हो रहे राजनीतिक चिंतन की झलक भी मिलती है। इस जेल में भी जाने वाली प्रमुख हड़तालों पर भेजे गए तार या पत्र हों या साथ ही क्रांतिकारियों कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को भेजे गए अभिवादन संदेश हों या अदालती कार्रवाई के ढकोसलों व उनके राजनीतिक लक्ष्यों को स्पष्ट करने वाले उनके बयान हों या पत्र, सभी दस्तावेज उन क्रांतिकारियों की ज्वलन चेतना की प्रखरतम रूप प्रस्तुत करते हैं। विशेषतः 6 जून 1929 का सेशन कोर्ट का भगत सिंह का बयान उनकी बढ़ी हुई राजनीतिक चेतना को अत्यंत महत्वपूर्ण रूप में रेखांकित करने वाला बयान है, जिसमें साम्राज्यवाद की पूरी संस्था व व्यवस्था की पोल खोलकर उसके नाश व समाजवादी समाज के नवनिर्माण की उद्घोषणा है। इस दौर में उनके जेल में किए जा रहे अनवरत अध्ययन का भी पता चलता है, बावजूद इसके कि उन्होंने महीनों तक भूख हड़ताल की और राजनीतिक चिंतन के विकास के रूप में इसे इस्तेमाल किया। संकलन के पांचवें और अंतिम खंड में भगत सिंह के चिंतन के प्रौढ़तम और श्रेष्ठतम रूप को 3 लेखों में के रूप में शामिल किया गया है। इसी खंड में उनकी जेल नोटबुक में दर्ज उनके द्वारा प्रस्तावित पुस्तक की रूपरेखा भी शामिल की गई है। इस पुस्तक में भगत सिंह आदिम साम्यवाद के आधुनिक साम्यवाद तक के विश्व इतिहास को सैद्धांतिक और ऐतिहासिक विकास क्रम के रूप में समेट लेना चाहते थे, जिसे पूरा करने का अवसर ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने उन्हें नहीं दिया। संकलन के अंतिम खंड में फांसी से 3 दिन और 1 दिन पहले लिखे पत्र शामिल हैं, जो विश्व के किसी भी क्रांतिकारी के आदर्श हो सकते हैं। ये पत्र चे ग्वारा की उस साहस भरी दास्तान का भी पूर्व रूप हैं, जो उन्होंने बोलीविया में अमेरिकी साम्राज्यवादियों द्वारा पकड़े जाने पर रची थी। तो चे ग्वेरा का यदि आपको नाम याद हो, तुलसीराम जी की मणिकर्णिका में भी जब दूसरा खंड था जो बंगाल के ऊपर उन्होंने लिखा था, उसमें भी तुलसीराम जी ने जिक्र किया है चे ग्वारा का और उनकी क्रांति का। यह पत्र क्रांतिकारी नैतिक बोध और राजनीतिक प्रतिबद्धता के श्रेष्ठतम रूप को प्रस्तुत करने वाले हैं और विश्व की पूरी क्रांतिकारी विरासत की अमूल्य धरोहर हैं। परिशिष्ट में भगत सिंह द्वारा अपने बचपन या किशोरावस्था में लिखे अपनी चाची हुक्म कौर को पंजाबी में उनका हस्तलिखित लिखा एक पत्र शामिल है, जो अब तक अप्रकाशित था। कुछ अन्य अप्रकाशित पत्र भी इसमें शामिल हैं। तो जैसे जैसे हम इनका पाठन आगे करेंगे, मैं आपको उन पत्र की प्रतिलिपियां भी दिखाती चलूंगी। इसमें है सारी पीछे। संकलन में शामिल भगत सिंह के इन दस्तावेजों से भगत सिंह का प्रौढ़ राजनीतिक चिंतन स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से उभरकर सामने आता है। उनका राजनीतिक चिंतन एक और गदर पार्टी की परंपरा का अगला विकास है, तो दूसरी ओर देश में कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास के पहले पड़ाव का चित्र है, जिसका भगत सिंह स्वयं अभिन्न अंग थे। तो कम्युनिस्ट ताकतें जो थीं वो इस दौर के बाद ही उभरकर सामने आई और इस लेख के भूमिका के हिसाब से तो भगत सिंह का जो चिंतन था वो शुरुआत कर चुका था कम्युनिस्ट आंदोलन का भारत के अंदर। भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकते समय 2 नारे दिए। उसने भारत की राजनीति को भी नई दिशा दी। इससे पहले कांग्रेस पार्टी या क्रांतिकारी दोनों ही आंदोलन में वंदे मातरम का नारा सर्वप्रिय था। भगत सिंह द्वारा इनकलाब जिंदाबाद व साम्राज्यवाद का नाश हो नारे गुंजाने से पूरे देश ही नहीं, आसपास के देशों में भी नारों का ऐसा प्रचलन हुआ कि कुछ ही वर्षों में नारों में विशेषतः इनकलाब जिंदाबाद ने वंदे मातरम को बदल दिया। इनकलाब जिंदाबाद पढ़ते वक्त उसी भाव में पूरा मेरा जो ऊर्जावान मैं महसूस कर रही हूं।
आज देश के कोने कोने में हर वर्ग के आंदोलन में इनकलाब जिंदाबाद का नारा ही सबसे लोकप्रिय नारा है, जिसका श्रेय निश्चय ही भगत सिंह की राजनीतिक सोच को जाता है। आज भारत और विश्व की परिस्थिति के संदर्भ में जब नव साम्राज्यवाद अपने पांव पसार रहा है और दुनिया के, खास तौर पर तीसरी दुनिया के देशों की स्वतंत्रता, विशेषता आर्थिक स्वतंत्रता खतरे में है, तो भगत सिंह द्वारा दिए दूसरे नारे साम्राज्यवाद का नाश हो का महत्व भी पुनः स्थापित हो जाता है। शायद यही वजह रही होगी जो भगत सिंह की राइटिंग्स को स्टैब्लिश होने में इतना लंबा, कई दशकों का समय लग गया, क्योंकि इनके दिए हुए नारे इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, और हमारा देश जो तीसरी दुनिया में आता है, हमने इसके बारे में पूरा पढ़ा था मणिकर्णिका में कि तृतीय श्रेणी में कौन कौन से देश आते हैं, तो हमारा देश भारत जो है वो तीसरी दुनिया के देशों में आता है, और हमारे लोगों की स्वतंत्रता जो है, वो आर्थिक स्वतंत्रता, वो खतरे में है। आगे लेखों में इन सब चीजों का ब्यौरा पढ़ने को हमें मिलेगा सविस्तार। और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब लाने के लिए जो एक था संत, एक था डॉक्टर, जो अरुंधति रॉय जी ने लिखी है, और जिसके अनुवादक के रूप, सह अनुवादक के रूप में रतन जी ने भी काम किया है। जो मेन अनुवादक थे वो अनिल जैन जी थे। उसमें एक लाइन है जो बहुत अच्छी लगती है मुझे। वे लिखती हैं कि इनकलाब भी आते हैं, लेकिन उसका आगाज अक्सर पढ़ने लिखने से होता है। तो इस अल्प आयु में भी बहुत पढ़ते थे, इसलिए इनकलाब को वे ला सके, उसकी लौ को वे जगा सके। तो पढ़ाई लिखाई की अहमियत बार बार हमारे समाज को, हमारे बहुजन नायकों ने भी बताने की कोशिश की है, लेकिन बहुत कम लोग हैं अभी तक भी जो इसकी अहमियत को समझ सके हैं। यहां बात डिग्री लेने की नहीं हो रही, अपने मानसिक स्तर को भी ऊपर उठाने की जा रही है। भगत सिंह के व्यक्तित्व और राजनीतिक चिंतन का रेखांकित करने लायक दूसरा पहलू है उनका देश के समूचे क्रांतिकारी आंदोलन का साझा प्रतीक बनना। देश के हर हिस्से में हजारों युवा क्रांतिकारियों ने शहादतें प्राप्त की। 1757 में प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का जो भारत विजय अभियान शुरू हुआ है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध में चरम पर पहुंचा, और जिसने 1858 यानी कि 1858 में पूरे भारत में सीधा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन स्थापित किया, और जिसके बाद 1946 के नौसैनिक विद्रोह तक इस औपनिवेशिक शासन का कड़ा सशक्त प्रतिरोध होता रहा। तो अंग्रेज 1858 में पूरी तरीके से जो औपनिवेशिक शासन था उसको किस प्रकार स्थापित कर सके, क्योंकि जहां हमारी स्वतंत्र रियासतों ने उनके साथ संधियां कर ली और उसकी स्थापना में सहयोग किया। इतिहास इस बात का भी गवाह है। इस सशक्त प्रतिरोध में 1806 का वेल्लोर विद्रोह भी है। तो बिहार झारखंड से बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू, तिलका मांझी के आदिवासी विद्रोह भी हैं। तो जो लोग पूछते हैं कि हूल जौहार का मतलब क्या है, तो ये आदिवासी, जैसे हम लोग वंदे मातरम या इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं, वैसे ही आदिवासी विद्रोह में इस नारे को, हूल जौहार को इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद है मैं अपनी बात समझाने में सक्षम रही हूं। सिद्धो कानून, तिलका मांझी के आदिवासी विद्रोह भी, 1857 का महान स्वतंत्रता संग्राम भी, 1897 का महाराष्ट्र में चाफेकर भाइयों का क्रांतिकारी संघर्ष भी, बंगाल के युगांतकारी व अनुशीलन के क्रांतिकारी प्रयत्न भी, व 1914 का गदर पार्टी विद्रोह भी, 1932 का चट्टगांव विद्रोह भी, भगत सिंह का हिसप्रस क्रांतिकारी आंदोलन की ही अगली कड़ी है, जिसकी अंतिम कड़ी 1946 का मुंबई का नौसैनिक विद्रोह है। इस सारी क्रांतिकारी परंपरा के चिंतन और कार्य के सर्वोच्च शिखर है भगत सिंह, और वही इन सभी आंदोलनों के प्रतीक भी हैं। इसलिए भगत सिंह पर ध्यान केंद्रित करना चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, राजगुरु या मास्टर सूर्यसेन, राजगुरु जी का नाम मास्टर सूर्यसेन था, या प्रीति लता वाडेदार आदि की कुर्बानियों को कम करके देखना नहीं, वरन उन सब की कुर्बानियों को भगत सिंह के प्रतीक के रूप में सशक्त रूप में रेखांकित कर स्वीकार करना है, और भारत के राजनीतिक इतिहास में उसे समुचित जगह दिलाना है। तो इन सभी क्रांतिकारियों को समुचित जगह भारत के
राजनीतिक इतिहास में दिलाना, यही इन लेखों का मकसद है। लेकिन आप में से शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि आज भी जो है भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने में सरकार को अच्छी खासी हिचकिचाहट है। जब इस बाबत मैंने सर्च शुरू करी गूगल पर, तो बहुत सारे लेख इस बाबत मैंने ढूंढे। कुछ के प्रिंटआउट्स मैंने निकाले हैं, कुछ का नाम मैंने लिखा है, सबका लिखना संभव नहीं था। कुछ लेख हैं जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी, लेकिन ये भूमिका खत्म होने के बाद। उनके ऊपर आप भी सर्च करिए और पता करिए कि एक्चुअल में ये बातें क्या हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में क्रांतिकारियों की इस महान परंपरा को समुचित स्थान मिला होता और स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही युवा पीढ़ियों को इनसे परिचित करवाया गया होता, तो सांप्रदायिकता जैसी घिनौनी समस्याओं का सामना देश को न करना पड़ता और हजारों निर्दोष जाने सांप्रदायिक षड्यंत्रों का शिकार न होती। इसलिए बोला है, बार बार बोलूंगी कि समसामयिक चीजों से इसे जोड़कर देखिए। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं वे किस तरह की हैं, कौन है वो सांप्रदायिक ताकतें, और उस वक्त भी कौन थी वो सांप्रदायिक ताकतें। आपको सारे सूत्र जो है आपस में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। आज भी देश को यदि सही मायनों में प्रगति और परिवर्तन के पथ पर अग्रसर करना है, तो सबसे पहले अपने इतिहास के सर्वश्रेष्ठ पक्ष को सामने लाना होगा। इतिहास में विकृति बहुत सारे घृणित सामाजिक तनावों को जन्म देती है, और इतिहास जो है वो एक ही नजरिए से लिखा गया है, वो है सवर्णवादी नजरिया, उसमें भी पक्षपातपूर्ण नजरिया। 1857 की 150वीं जयंती से भगत सिंह की जन्म शताब्दी जैसे वर्ष में यह बेहद जरूरी है कि देश की स्वाधीनता के लिए लड़े गए क्रांतिकारी संघर्षों की परंपरा, जिनमें सभी धर्मों व समुदायों ने बराबर हिस्सा लिया, को सामने लाया जाए और देश की युवा पीढ़ी को यह सही और सच्चे इतिहास से शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके परिचित कराया जाए, ताकि युवा पीढ़ी भगत सिंह जैसे युवा हृदय सम्राट को वैचारिक रूप में आत्मसात करके विषैले सांप्रदायिक व उत्पीड़न केंद्रित वर्चस्ववादी विचारों से अपने मस्तिष्क को मुक्त करके अपना स्वस्थ वैचारिक विकास कर देश प्रेम की भावना अपनाकर देश का भविष्य तय करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सके। तो पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि इस लेखों का क्या मतलब है और किस प्रकार इतिहास में, एक तरीके से यहाँ पर चमन लाल जी भी मान रहे हैं कि इतिहास जो है वो सही नजरिए से नहीं लिखा गया है और सांप्रदायिक ताकतों ने जो इतिहास है वो गलत सलत या उसे तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जो कि सही बात नहीं है। और आज जो हो रहा है वे भी हमारे सामने ही है, किस तरीके से सांप्रदायिक ताकतें सत्तारूढ़ हैं और अपने मन मुताबिक हर काम कर रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर रतन जी ने कई सारे वीडियो अपलोड करे थे, उन्हें सुनिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस किस तरह की धांधलियां हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं और सरकार की मंशा क्या है उसे लागू करने के पीछे, ये सब जानना मुझे लगता है बेहद जरूरी है। क्योंकि हम जो पढ़ गए सो पढ़ गए, आगे आने वाली जनरेशन क्या पढ़ेगी ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसके ऊपर नजर रखना। और इसमें जो बातें कही गई हैं कि सच्चे इतिहास का अध्ययन करवाना और ये बताना कि देश के लिए जो कुर्बानी दी थी वे सिर्फ हिंदुओं ने नहीं दी थी, वे मुसलमानों ने भी दी थी। उसमें अछूत भी शामिल थे, उसमें शूद्र भी शामिल थे, उसमें आदिवासी समुदाय के लोग भी शामिल थे। लेकिन कहां है आज उनका इतिहास? और मैंने आपसे बात करी थी कि शहीद का दर्जा आज भी हासिल नहीं है, तो इस बाबत मैंने कई सारे लेख निकाले थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब में भगत सिंह को बताया आतंकवादी, ये आज तक का लेख है। उसका नाम इस पे नहीं आ रहा था, किसी जो रिपोर्टर है उनका नाम है स्नेहा, और ये आर्टिकल जो है वो अपडेट किया गया था 27 अप्रैल 2016 को 2:01 पर दोपहर में। उसी में और इन्होंने साथ में वो पुस्तक की, इसमें हालांकि पिक्चर निकालते वक्त क्वालिटी जो है वो खराब हो गई है, लेकिन इसमें किताब की मतलब देखिए पुस्तक के कुछ पन्ने भी हैं जिसमें ये सब बातें कही गई हैं। इन्हें आप नेट पर जरूर सर्च कीजिएगा, नोट डाउन करते चलिए, ऐसे एक नहीं कई आर्टिकल है। पत्रिका
ऑनलाइन, ये मैगजीन है कि न्यूज़पेपर है पता नहीं, उसमें अपडेटेड किया था 21 सितंबर 2019 को 7:06 पे। और जिन्होंने किया है किसी लेखक का इसमें नाम नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड में भगत सिंह आज भी आतंकी क्रांतिकारी। तो ये है भगत सिंह के साथ न्याय जो हमारी सरकारें कर रही हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पुस्तक थी उसका भी मैं अभी यहां पर जिक्र करूंगी। पहले मैं आपको ये सारे आर्टिकल्स जो है दिखा दूं, क्योंकि मैंने निकाले थे इनके प्रिंट, 1 से ज्यादा आर्टिकल के प्रिंट मैंने निकाले हैं। अब तो 2 आपको दिखा दिए हैं। और ये एबीपी लाइव, और ये है 27 सितंबर 2021 अविनाश राय का आर्टिकल है, जो इन्होंने 4:41 पर अपलोड हुआ है। ये समय 20 में लिखा हुआ है। ये देखिए, गांधी नेहरू चाहते तो फांसी से बच जाते भगत सिंह। और उसमें भी इन्हीं सब बातों का जिक्र है कि इनको पाठ्यक्रम में किस तरह पढ़ाया जा रहा है। आतंकवादी क्रांतिकारी के रूप में इनको पढ़ाया जा रहा है। और एनडीटीवी इंडिया का आप देख सकते हैं, अपडेट हुआ था 28 अप्रैल 2016 को। आर्टिकल का नाम था पुस्तक में होगा बदलाव, भगत सिंह आतंकवादी नहीं समाजवादी क्रांतिकारी। और आज तक का एजुकेशन वाला जो है न्यूज़पेपर, ई न्यूज़पेपर स्नेह का, ये तो मैंने अभी आपको दिखाई दिया था 27 अप्रैल 2016 का। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताब में भगत सिंह को बताया आतंकवादी। जनसत्ता का आर्टिकल है 30 अप्रैल 2016 को। ये जनसत्ता ने ही लिखा था। भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाली किताब इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के हिंदी अनुवाद की बिक्री पर रोक। हिंदी अनुवाद की बिक्री पर रोक लगा दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अंग्रेजी की पुस्तक के रोक पर रोक ये नहीं लगा सकते, क्योंकि उस पर इनका कोई वश नहीं है। सो हिंदी का जो अनुवाद है उसको रुकवा दिया गया है, लेकिन अंग्रेजी में निरंतर वही पढ़ाया गया है। और उसके ऊपर जो स्पष्टीकरण है वो ये दिया गया है कि ये तो एक रेफरेंस बुक है, इसीलिए इसका कोई इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन सारा खेल रेफरेंसेस का ही तो है। जब हम किसी चीज को पढ़ते पढ़ाते हैं तो उसकी बाबत हम रेफरेंस ही तो कोट करते हैं, और क्या करते हैं। तो ये है भगत सिंह को पढ़ाए जाने की सच्चाई। और एक आर्टिकल और है दलित आवाज, ये है 23 मार्च 2021 का, दलित उत्पीड़न, दलित न्यूज बाय दलित आवाज। इसमें भी इन सब बातों को लिखा गया है। और साथ ही इसमें एक और दिलचस्प बात लिखी गई है कि इस साल जो ट्विटर ट्रेंड था वो कितना सांप्रदायिकता से भरा हुआ था। इसमें चलाया गया था जो ट्रेंड भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने का, वे था ट्विटर पर नास्तिक शहीद भगत सिंह। तो इस तरीके से कहकर इनको ट्रेंड करवाया गया है इस बार। आर्टिकल लिखा है 23 मार्च 2021 का, दलित आवाज पर, दलितआवाज.com। तो 1 से अधिक आर्टिकल मैंने आपको बता दिए हैं, और उनके नाम सहित बताया है, डेट बताई है, और किस समय अपलोड किया गया है, ये सब कुछ भी मैंने आपको बताया है। और ऐसे और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, तकरीबन 2 दर्जन के करीब आर्टिकल्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। वीडियोस हैं ढेर सारी जिन्हें आप सुन सकते हैं। 4-5 दिन लगातार इन सब चीजों को पढ़कर सुनकर तब मैंने ये बात आपके सामने रखी है। तो इतिहास लेखन की पुनः विवेचना होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इन सब आर्टिकल्स को पढ़िए। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हर एक का नजरिया अलग होता है, तो सहमति असहमति कितनी भी हो, लेकिन इनको पढ़ा जाना बेहद जरूरी है। चलिए आर्टिकल पर लौटते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट इस दिशा में इस समय स्वस्थ ऐतिहासिक दृष्टि संपन्न भूमिका निभा रहा है। भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज का प्रकाशन भी इसी दिशा का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसके लिए मैं प्रोफेसर बिपिन चंद्रा व नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसके वे इस समय अध्यक्ष हैं, का हृदय से आभारी हूं। व आशा करता हूं कि नेशनल बुक ट्रस्ट अपने इस उद्देश्यपूर्ण महती लक्ष्य में सफलता प्राप्त करेगी। चमन लाल, प्रोफेसर, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। तो इसीलिए यदि सिलेबस को कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ाने नहीं दिया जाएगा, तो अंबेडकर नामा या इस तरह के और भी बहुत सारे मंचों से
इसको हम पढ़ाएंगे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के बाहर। यही अंबेडकर नामा की मंशा है, अपने महापुरुषों को सबके सामने लाने के पीछे। तो इस यहां पर भूमिका समाप्त होती है और कल से या अगले एपिसोड से हम इसका पाठन शुरू करेंगे लेखों का। तो तब तक आज्ञा दीजिए और इंतजार कीजिए। धन्यवाद।